बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच हेल्थ कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग बीमारियों से मुतल्लिक अवेयरनेस एजुकेशन पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में हम लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ़ शहरों से जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, ताकि वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आके मुख्तलिफ़ बीमारियों के बचाव, उनके मैनेजमेंट पे आके बात करें। और जहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स, जहाँ पर बड़े डॉक्टर्स नहीं मौजूद, वहाँ तक हमारी आवाज़, हमारा मैसेज, हमारी जो हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है वो पहुँच सके, लोग बीमारियों से बच सकें और एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके। इसी सिलसिले में हमने व्हाट्सएप नंबर भी अपना लॉन्च किया, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। वहाँ पर आप अपना टाइप शुदा मैसेज भेज के हमारे डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस डॉक्टर के प्रोग्राम में आपका सवाल पूछा गया, और टेलीकास्ट शेड्यूल जानने के लिए कि किस डॉक्टर का प्रोग्राम किस दिन टेलीकास्ट होना है, हमारे फेसबुक का पेज सेहत ज़िंदगी, उसको फॉलो करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका सवाल जो है वो जिस डॉक्टर के प्रोग्राम में पूछा गया था वो कब टेलीकास्ट होना है। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में पहुंच गया है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या कंडीशन है ऑन ग्राउंड, हकीकत क्या है, क्या वायरस की थोड़ी जानकारी हम लेंगे, उसके बारे में जानेंगे, कैसे इसको मैनेज करना है, कितना ख़तरनाक है। ये तमाम सवालात आप सबके जहन में भी है, मेरे जहन में भी हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के सिलसिले में। और आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग हमें फेसबुक पे भी या व्हाट्सएप के नंबर पर अपना सवाल टाइप शुदा हालत में भेज सकते हैं, ताकि हम डॉक्टर साहब से पूछ सकें। चलते हैं डॉक्टर साहब तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस, पहले तो डॉक्टर साहब शुरू में चाहूँगा मैं आप ये बताएं कि आया वाकई इतना ख़तरा है या एक हाइप क्रिएट हुआ है, एक पैनिक क्रिएट हुआ है हमारे मुल्क में? असल में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया गया इस वक्त कि ये बहुत कोई ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं वो उनमें से मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। उसमें से कुछ केसेस जो उनसे होते हैं वो एंड स्टेज तक पहुंचते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है। अब सीवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि उस पर्सन में जिसमें डिजीज़ ने हमला किया है उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसकी अपनी पहले से कंडीशन क्या थी, क़ुव्वत मदाफ़ियत कैसी है। हाँ, सही। क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ एजेस ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग या बहुत ज़्यादा छोटे लोग। अच्छा। इन दोनों में जो उनसे इम्यूनिटी कम होती है तो ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस इसमें आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये लोग तो वैसे भी और बीमारियों से भी इफेक्ट, और बच्चे जो हैं वो भी इफेक्ट होंगे, बूढ़े जो हैं बूढ़े भी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए पैनिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हर इन्फेक्शन जो सी है वो कोरोना नहीं है। ठीक है। कोरोना के कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ वो प्रेजेंट करती है, और अक्सर जो उनसे लोग ठीक हो जाती हैं। अच्छा। अब जैसे अभी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं डिफरेंट केसेस, जैसे चाइना में भी बहुत से लोग ठीक होना शुरू हो गए। अच्छा। अब सब में डेथ्स नहीं हो रही, जो माइल्ड टू मॉडरेट है वो ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घरों को जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जिनमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनको हॉस्पिटलाइज करने का मकसद ये होता है कि दूसरे लोगों में ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। क्योंकि ये जो है कंटीजियस है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती है। ठीक है। मतलब इनके जो जरासीम है जिसे वायरस हम कहते हैं, नाक से, आँखों से, जो उनसे मतलब स्नीजिंग करते हैं जैसे, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हवा में गए वो जो उनसे एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का एहतियात किया जाता है कि जिन लोगों को एक्सपोजर हुआ है, ख़ास तौर पे वो जो लोग ट्रैवलिंग करके हैं बाहर से। अच्छा। क्योंकि ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इसका एक्सपोजर अभी नहीं है, कुछ ही केसेस अभी तक वो डायग्नोज हुए हैं। तो इसलिए जो लोग ट्रैवलिंग करके हैं, ट्रैवलिंग वाले लोगों पे ज़रा होता है कि अगर उनमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे सांस का फूलना, खांसी और फ्लू, तो उन लोगों को हम एक साइड पर रखते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी सेपरेट कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। उनमें टेस्ट करके देखा जाता है इनमें बीमारी है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पॉपुलेशन या सारे ही लोग इसको एकदम इनका एक्सपोजर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ है सारे। अच्छा। हर लोग मास्क पहन के फिर रहे हैं और बाकी उनसे एक्टिविटीज़ भी रिड्यूस हो गई है। तो ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर की चीज़ें। और बेसिकली हमने कोशिश ये करनी है कि बीमारी का जो फैलाव है उसको रोक सकें।
बाकी जैसे कि वायरल, डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी इन्फेक्शन भी होते हैं, उसको हमने कॉम्प्लिकेट होने से बचाना है। और साथ जो बहुत अहम हमारा है, मेरे ख्याल से दीनी फरीज़ा भी है, और हमारा एज ए पाकिस्तानी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसके फैलाव को बचा सकें। जो भी बुरी चीज़ है उसके फैलाव को बनाना जो है, उस फैलाव को रोकना जो है वो ज़रूरी होता है। तो बेसिक फोकस हम लोगों का ये होना चाहिए कि हम इसके फैलाव को रोक सकें। डॉक्टर साहब अब चलते हैं बेसिक उस इंफॉर्मेशन पे कि जनाब कोरोना वायरस है क्या। अब कोरोना वायरस जो है ये एक फैमिली है, ठीक, जिसमें बहुत से वायरसेस हैं जिनको कैटेगराइज किया जाता है। 1960 में सबसे पहले कोरोना वायरस डिस्कवर हुआ था। अच्छा, इसके ऊपर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, ये है क्या चीज़। उसमें टाइप्स हैं इनकी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 टाइप्स के अलग अलग हैं, जो कि कुछ जो उनसे एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। मतलब कुछ जो उनसे कैट्स में थे, कुछ में बैट्स में थे, और वहाँ से जो उनसे उनके गोश्त को यूज़ करने के या उनका जो उनसे ना उनके साथ हैंडलिंग से जो उनसे ना वो ह्यूमन में आई, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इनका आगे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है। जो कोरोना वायरस है, जिसे हम ह्यूमन कोरोना वायरस भी कहा जाता था 1960 तक। अच्छा, उसके सिम्टम्स ऐसे ही थे जैसे जस्ट लाइक ए फ्लू लाइक सिम्टम। रनी नोज हो गई, नज़ला हो गया, स्नीजिंग हो गई, इसके अलावा जो है ना गला ख़राब हो जाना, सर में दर्द हो जाना, हल्का बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, इस किस्म के सिम्टम्स होते थे। और ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब 7 to 8 डेज में मोस्टली कंडीशन में ठीक हो जाती है, ह्यूमन कोरोना वायरस, जैसे बाकी वायरल जैसे बाकी। और ये बड़े अरसे से थे, ऐसा नहीं है कि आज पहली दफ़ा हुआ। बहुत से लोगों में पाकिस्तान में भी होते होंगे, लेकिन उसकी ऐसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। तो ये ह्यूमन कोरोना वायरस जो सा था, ये सिंपल सी एक कंडीशन थी जिससे लोग ठीक हो जाते। ठीक है। अब जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस में चेंजेस आना शुरू हो गए। ठीक है। 2002 में कोरोना वायरस का जो उनसे सार्स के नाम से एक एक्सपोजर हुआ, जिसे हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। ये चाइना में बहुत से लोगों को, ये चाइना में उस वक्त जो उनसे है ये डिजीज़ आई थी। ठीक है। उसे कहा गया, या WHO ने उसे लेबल कर दिया कोरोना सार्स। अच्छा, SARS के नाम से। SARS, ठीक है। उसमें होता यही था, उसमें फ्लू हुआ था, ठीक है। इसी तरह कफ और चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। उसके साथ जो उनसे बहुत से लोगों में डेथ्स हुई थी, क्योंकि वो शिद्दत की बीमारी के साथ प्रेजेंटेशन उसकी हुई थी। अच्छा, वेंटिलेटरी सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उसके थोड़ा सा डिक्लेयर किया गया था कि ये थोड़ी सी शिद्दत वाली बीमारी है, तो इसे सार्स का नाम दे दिया गया था। ठीक है। फिर 2012 में मिडल ईस्ट सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी आई थी। अच्छा। वो भी कोरोना वायरस था। अच्छा। उसका भी। अच्छा। ये जो उनसे है सऊदी अरब में पहली दफ़ा हुआ था ऐसा। अच्छा। और ये कैमल्स, ऊँटों से ट्रांसफ़र, हैंडलिंग की वजह से वहाँ से वायरस ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन्स में। और इसके भी वही सिम्टम्स थे जैसे सार्स के साथ थे, लेकिन इसका सोर्स कैमल्स थे, और सार्स का सोर्स उस वक्त उनसे कैट्स को कहा गया था। अच्छा। तो इसमें हुआ यही था कि ये भी उसी तरह प्रेजेंटेशन थी, कफ, डिफ़िकल्ट, सांस में मुश्किल आना, फ्लू हो जाना, और उसके बाद बहुत से लोगों में डेथ हो जाती थी, वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती। अच्छा। अच्छा। तो ये उस वक्त जो उनसे 2 डिक्लेयर हुई थी, ये इमरजेंसी कंडीशन है। इसका मतलब काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी अरसे से चल रही है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस, इसे COVID WHO ने लेबल कर दिया 19। अच्छा। कि 2019 में ये नया वायरस आया है, ये पहले ह्यूमन में नहीं था। ठीक है। इसका प्रीवियसली कोई एक्सपोजर नहीं था। ठीक है। इसकी शेप तो जस्ट लाइक कोरोना की है ही है, क्रोटॉन इसके ऊपर बने हुए होते हैं। अच्छा। लेकिन इसे लेबल कर दिया है 2019 में। वुहान सिटी जो है चाइना से, ये फर्स्ट इसका मरीज जो उनसे वो डायग्नोज हुआ था इस बीमारी के साथ। ठीक है। वो जो है एक ऐसी जगह जो काम कर रहा था, जो मार्केट के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और इस तरह की जो उनसी है ना मुख्तलिफ किस्म के सेल आउट होते थे। ठीक है। तो वहाँ से जो उनसे इसे कहा गया कि जी इसका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अभी भी स्टिल कंफर्म नहीं है इसका सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या है। अच्छा। कौन सा एनिमल है, स्टिल अभी इन प्रोसेस है, क्योंकि इस पर भी वर्कअप होता जा रहा है। ठीक है। अब COVID से करार दिया गया। ठीक है। WHO ने स्पेसिफिक नाम रख दिया गया। जी कोरोना, CO से कोरोना, VI से वायरस, और D से डिजीज से कह दिए गए। ठीक है। 2019, मतलब 19 में ये आई है 2019 में। ठीक है। अब इसका रिसेंटली अभी फरवरी में
मीटिंग्स हुई हैं WHO की, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया SARS-2, अच्छा, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम 2 के नाम से। इसी को अच्छा। पहले इसको कह दिया जाता था सार्स जो थी वो तो 2000 में गया था, तो उसका नया नाम SARS-2 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली नोवल कोरोना भी से कहते हैं। नोवल मींस न्यू, प्रीवियसली जिसका एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, जिसका कुछ पता नहीं। सही है। अब ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड ये है और रिसेंटली अब ये चल रहा है। अच्छा, तो ये इसका मतलब कोई नई चीज़ नहीं है? नई चीज़ नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ वायरसेस को हम देखते हैं जो जानवरों से ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ को देखते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते, इसके पीछे क्या कहानी है? अब हुआ ये है, इसीलिए इसको नोवल कहा जाता है कि न्यू ऑनसेट ऑफ वायरस है। ठीक है। ये प्रीवियस नहीं था, ह्यूमन में इनका कोई नहीं था, एक्सपोजर नहीं था। ठीक है, तो इस पे अभी वर्कअप हो रहा है। ठीक है। इसीलिए इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं 19 कि 2019 में ये आया है, डिस्कवर हुआ है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है काम हो रहा है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं और इसकी वैक्सीन क्या है, इसको हैंडलिंग किस तरह की जाए। ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये यही आ रहा है कि इसकी आज तक ट्रीटमेंट नहीं है कोई। ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक पैनिक आ गया है कि लोग परेशान हैं कि एक नई बीमारी आ गई और उसको किस तरह तोड़ किया जाए। ठीक है। और उस पर काम हो रहा है, तेज़ी से रिसर्च हो रही है कि इसको हैंडल किस तरह किया जाए। ठीक है। अब इसका सोर्स भी अभी भी स्टिल कंट्रोवर्शियल है, ये कहाँ से, कौन से एनिमल से ये आया है। अच्छा। कुछ अभी स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये बैट सोर्स है, मतलब चमगादड़ों से आया है, कुछ अभी कैट है, कुछ एनिमल्स, अभी भी स्टिल कंफ्यूजिंग है, कंट्रोवर्शियल है। अभी इसमें जो है ना एज सच एग्जैक्ट 100% अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आया है ये वुहान चाइना के सिटी से, जहाँ पे एनिमल्स की जो मार्केट्स है। अच्छा। वहीं से जो एक पेशेंट आया था जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ था, उसमें सिम्टम्स ये थे कि खांसी हो रही थी, बुखार हो रहा था, उसके साथ सांस में मुश्किल होना शुरू हो गई। अच्छा। जब इस चीज़ का डायग्नोज किया गया, इस पे वर्कअप किया गया, तो पता चला ये एक ख़ास वायरस है जो पहले तो है ही नहीं था और उसकी शक्ल वैसी ही है, शेप वैसी ही है जो कि डिफरेंट कोरोना वायरस थे, बट इसका एक्शन इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो उसके ऊपर फिर जो है वर्कअप हो, और फिर ये दूसरा जो है इतनी मतलब फास्टली रैपिडली जो है ना ट्रांसफ़र हुआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और तीसरे चौथे में जो है वो एक पूरी कम्युनिटी जो है इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अब उसमें कुछ पेशेंट जो लोग थे उनमें माइल्ड से सिम्टम्स थे, कुछ में मॉडरेट थे और कुछ में सीवियर थे। जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स के लोग थे वो ठीक होना शुरू हो गए, लेकिन जो सीवियर कंडीशन थी वो जो उनसे है वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत चलेगी, या फिर वो एंड में सेप्सिस में चले गए। सेप्सिस से मुराद ये कि खून में इतना ज़्यादा वायरस स्प्रेड कर जाए जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स होते, अहम ऑर्गन जैसे किडनीज़ हैं, हार्ट हैं, रिस्पायरेटरी लंग्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो गए। उसके साथ लोगों में डेथ होना शुरू हो गई। अच्छा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ वो आखिरी ही स्टेज पर जाएगा। ठीक है। तो बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, शुरू हुई की स्टेज में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब इस वायरस में इस पे जैसे 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 रिसर्च आती जा रही है और काम होता जा रहा है, तो मुख्तलिफ चीज़ें निकलना शुरू हो रही है। लेकिन इसको हम किस तरह दूसरे वायरस या फ्लू लाइक सिम्टम्स से हम किस तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सही। इसमें होता ये है कि खांसी के साथ सांस का फूलना, सही, और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में, जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस में मुश्किल आना शुरू हो जाए या सांस के साथ आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो सोचना चाहिए, और ट्रैवलिंग की हिस्ट्री हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे सोचना चाहिए कि ये कोई कोरोना हो सकता है। सही है। लेकिन हर फ्लू लाइक सिम्टम्स, गला ख़राब हो जाना या रनी नोज़ होना या आँखों में से पानी आना या खांसी का मतलब ये नहीं है उसको कोरोना हो गया। तो बेसिकली पैनिक इस बेस पे हो रहा है। ठीक है। तो लोग समझते हैं कि हल्का सा भी खांसी हो रही है, हल्का से भी बुखार हो रहा है, वो समझते हैं कि परेशान होना शुरू हो जाए कि ये कोरोना वायरस तो नहीं है। तो कोरोना के ये स्पेशल है कि उसके साथ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी के सिम्टम आते हैं, वो भी लास्ट में स्टेज में जो जाना होता है वो कॉम्प्लिकेशन होती है, वरना कॉम्प्लिकेशन इनमें नहीं होती। इसलिए पैनिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें मुख्तलिफ जो वायरल इन्फेक्शन है वैसे भी उनसे बचने की कोशिश तो करनी चाहिए जनरली, क्योंकि वैसे ही भी देखिए जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है वो कंटीजियस होती है। मतलब किसी को भी घर में फ्लू है तो एक से दूसरे फ्लू घर में सबको लग जाता है। तो इसकी एहतियाती तदाबीर वही करनी चाहिए जैसे होती हैं कि हाइजेनिक कंडीशन को बेहतर किया जाए, क्योंकि सारी हाइजेनिक से
इसका जो उनसे इन्वॉल्व ताल्लुक है। ठीक है। जितनी भी ड्रॉपलेट है ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, मतलब कोई भी मरीज़ को फ्लू है तो खांसता है या जो फ्लू होता है तो ड्रॉपलेट्स जो उनसे हैं वो एयर में आ जाती है। ठीक है। वो एयर में आकर जहाँ जहाँ पर भी बैठते हैं, सपोज अगर टेबल है, चेयर है घर में, जो भी वहाँ पे जो उनसे वो बैठ जाती है। इसी तरह हाथों पे लग जाती हैं, कपड़ों पे लग जाती हैं। अब इनका सर्वाइवल होता है, कुछ वायरसेस जो उनसे लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी दिन तक चलती हैं। अच्छा। और कुछ जो उनसे डेड हो जाती है। मिसाल हाथों पर 1 से 2 घंटे तक एक्सपोजर रहता है, क्योंकि अक्सर लोग हाथ वॉश करके खत्म हो जाते हैं, साफ कर लिए। या कपड़ों पे फैब्रिक्स पर 6 से बाज़ औक़ात 4 से 6 घंटे या 6 से 12 घंटे रहती हैं। या इसी तरह टेबल पर जो उनसे उसमें भी इसी तरह 6 से 12 घंटे तक इनका एक्सपोजर रहता है। सही है। तो फिर वही बात है कि इसको हम अपनी हाइजेनिक कंडीशन को बेहतर करें तो ये चीज़ें बेहतर होना कंट्रोल की जा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में क्या कंडीशन अभी चल रही है आपके ख्याल में? हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? जो केस रिपोर्ट किए गए हैं वो रियल केसेस हैं, इतनी ही तादाद है या इससे ज़्यादा होंगे? हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा कि कोई इसको सीरियस ले रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं बहुत ही कोई नादर शादर आपको नज़र आएगा किसी एक बंदे ने मास्क लगाया, वो भी टेढ़ा या थोड़ा सा नीचे होगा या जो है ना वैसी कंडीशन में होता है कि जनाब उसको मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा होता। तो क्या हम तो इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे? क्यों? ये वाकई हमें कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, अब दूसरा ये है जो एक मास्क का भी थोड़ा सा पैनिक हुआ था, मार्केट्स में भी मास्क नहीं मिल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये जो मास्क है ये कोरोना वायरस से नहीं बचाता। कोरोना वायरस के लिए एक स्पेसिफिक मास्क हो जाए, वो N95 एक मास्क होता है जो कि स्पेसिफिक होता है इसके लिए। तो वो जो उनसे ये जो एक आम सर्जिकल मास्क है, ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि किसी को फ्लू हो गया है, किसी को स्नीजिंग है, कुछ इस तरह है, कफ आ रही है, तो आपने दूसरे बंदे को अपने से दूसरे को बचाना है, रिस्क पर आपने दूसरों को भी नहीं डालना। ठीक है। तो ये एक छोटा ये मतलब इस मास्क से, लेकिन इस मास्क से तो कोरोना वायरस से आप नहीं बच सकते। उसके लिए तो स्पेसिफिक एक होता है जो कि टाइट मास्क होता है और जो उनसे उसकी ओवल टाइप शेप होती है, जो कि आपने देखा होगा उस पर गूगल पे अगर सर्च करें तो वो एक नज़र आता है। अब हमारे सेटअप में मसला ये है कि हमारा एक्सपोजर इतना नहीं है, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कि जितनी वायरल डिजीज़ होती हैं या कॉमन कोल्ड होता है या फ्लू वाली सिम्टम्स होती हैं, वो ज़्यादातर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के होते हैं, जब टेम्परेचर जो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे टेम्परेचर लो हो जाता है और एक्सपोजर होना शुरू हो जाता है। जैसे चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ये एक्चुअली हीट रेजिस्टेंस वायरस नहीं है। मतलब हीट रेजिस्टेंस मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अभी तक की रिसर्च तो यही कहती है। अच्छा, यानी ये बात फिर इसका मतलब सच्ची है? जी। कि मतलब अभी तक तो यही है कि टेम्परेचर अगर बढ़े तो चीज़ें जो से सेटल डाउन हो रही हैं, जैसे रिमेनिंग चीज़ें होती हैं, जैसे रिमेनिंग वायरसेस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये कंटीजियस है, मतलब इतना इसका इफेक्ट फास्ट है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाता है कि रीज़न ये कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स है। अच्छा। तो आज किसी हेल्दी पर्सन को एक्सपोजर हुआ है किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ, उसके अंदर ये वायरस चला गया। ठीक है। अब वहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही है, वो 2 वीक्स तक ग्रोथ, अब वो कैरियर है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे, ट्रांसफ़र भी कर रहा है। हाँ, ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी वो जाता जा रहा है तो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है, जो डिजीज़ का स्प्रेड हो रहा है, कि वो हेल्दी जो लुकिंग मतलब हेल्दी लोग हैं, ऐसा लगता है हेल्दी हैं, बट उनका एक्सपोजर हुआ है, उनको पता नहीं है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है उसकी। इसीलिए इन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है कि किसी की हिस्ट्री है, और सराउंडिंग के लोग जिनके साथ इनका बहुत क्लोज कंटेक्ट होता है उनको भी एक सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे क्वारंटाइन पे रख देते हैं 14 डेज़ के लिए, देखने के लिए कि इनमें सिम्टम्स 14 दिन के बाद आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आए इट मीन्स कि हेल्दी है, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। तो पैनिक नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन अपने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए बेहतर है वैसे भी कि जब भी कंजेस्टेड एरियाज़ में जाएं तो कोशिश करें कि ऐसे वेदर में जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को नहीं पता दूसरे पर्सन को क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या खांसी है या कोई भी इशू चल रहा है, तो इसलिए बेहतर होता है कंजेस्टेड एरिया से परहेज़ किया जाए। और दूसरा, अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम हो गया है या फ्लू लाइक सिम्टम हैं तो इस घर में स्टे करे जब तक तो बेहतर ना हो जाए, कि ऐसे कि दूसरों को
ट्रांसफ़र करते फिर। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर फरहान अली की। बात आगे बढ़ेगी, कोरोना वायरस के बारे में बात करें, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान अली यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है कोरोना वायरस के सिलसिले में, लेकिन अभी वक्त हुआ है आपके जो व्हाट्सएप पे हमारे सवालात होते हैं उनके पूछने का। तो डॉक्टर साहब से हम सवालात पूछ लेते हैं। हमारे पास पहला जो सवाल आया हुआ है वो 03232085 से आया है, और इन्होंने नाम तो अपना नहीं लिखा, और इन्होंने डॉक्टर साहब कहा है कि ऑस्टियोमलेशिया का प्रॉब्लम है, और जो है दोनों पाँव में कुछ प्रॉब्लम उन्होंने लिखा है, और वो कह रहे हैं कद भी छोटा रह गया है, ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइएगा, ये क्या प्रॉब्लम है? ऑस्टियोमलेशिया जो उनसे बड़ों में हम लेबल करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी, और बच्चों में रिकेट्स के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स पे इफेक्ट आता है, हड्डियों में दर्द होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आना शुरू। लेकिन डायरेक्टली ग्रोथ का इसके साथ कोई ऐसे लिंक नहीं है। अच्छा। उसके साथ कोई प्रॉब्लम उनको ना चल रही है एसोसिएटेड, क्योंकि डायरेक्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी ऐसे नहीं प्रेजेंट करती जिसमें ग्रोथ रिटार्डेड हो जाए या छोटा कद हो जाए। उसके लिए हमें बहुत सी और चीज़ें भी देखना पड़ती हैं जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो सकती है। ये एक फैक्टर है जिसमें विटामिन डी कम होने की वजह से हड्डियों में दर्द होना और पेन होना, हल्का हल्का बुखार रहना, इस तरह के मसले हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ कोई बीमारी होगी जो कि इनडायरेक्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी कर रही है। बाज़ लोगों में सीलिक डिजीज़ एक होती है जो उसके गंदम से एलर्जी होती है, तो उन लोगों में भी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। अच्छा। पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन लगे रहते हैं, तो उन लोगों में भी आयरन की डेफिशिएंसी के साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसीज भी होना शुरू होती हैं, क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन वाले सिंड्रोम आने शुरू होते हैं। ठीक है। हज़म नहीं होता ना, खुराक हज़म नहीं हो रही होती जी। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वर्कअप बाकी बीमारी का भी किया जाए, एक बीमारी के ऊपर लेबलिंग, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉज नहीं है किसी के ग्रोथ के जी ग्रोथ का। ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर से एक दफ़ा स्पेशलिस्ट से डिस्कस किया जाए ताकि बाकी चीज़ों को भी रूल आउट कर लिया जाए, कोई और मसला ना। ठीक हो गया, थैंक यू डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आया है 03364395 से, और उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत जल्दी जो है, थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, और मेरे से मुख्तलिफ़ कंडीशंस को डील नहीं किया जाता और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत फेलियर का सामना करना पड़ा है। एज इन्होंने मेंशन की अपनी? ये मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेज के लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। अब एक्चुअली यंग एज के लोगों में पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। लोग थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो उसे जो उनसे ना एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। ठीक है। मतलब इनमें जो उनसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाने, कंसंट्रेशन नहीं करते, एकदम जो उनसे बेचैनी होना शुरू हो जाती है, नींद ना आना, तो ये शो करते हैं कि यंग एज में कोई पैनिक इश्यूज चल रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्पोर्टिव ट्रीटमेंट जिसमें जो उनसे एक तो आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, किसकी वजह से, क्या मतलब इनके बैकग्राउंड में क्या है। ऐसा तो नहीं है तो ओवरबर्डन है या स्टडी जो कर रही हैं वो एडजस्ट इनसे समझ नहीं आ रही, या वो फील्ड इनकी पसंद की नहीं है। तो जिन लोगों की फील्ड पसंद की नहीं है उन पर अगर कोई ऐसे ऊपर से ही डाल दी जाए, बस ज़बरदस्ती उनको धकेल दिया जाए, तो इस तरह की फीचर्स उनको आते रहते हैं। अच्छा। सेकंड थिंग ये है कि वो जिस फील्ड में हैं उसमें इनको कोई प्रॉब्लम ऐसा है, ज़्यादा आ रही है कि इनको गाइडलाइंस की ज़रूरत है। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो उनसे होते हैं लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाती है। अक्सर धोखा होगा यंग लोग जो उनसे कि नंबर हमारे नहीं आ रहे, हम कंप्लीट नहीं कर दिए। टाइप ए पर्सनैलिटी ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लेने, टॉप हमेशा करने की, ज़रा से नंबर कम आए तो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। परफेक्शन। तो बेसिकली ये इशू ये, तो अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आता है तो फिर लो डोज में मूड एलिवेटर्स कुछ होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। लेकिन बेहतर है
कि एक दफ़ा ये किसी को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो कि इसको रूल आउट करे कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि डिटेल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। अगर ये दिखाते नहीं है, या आहिस्ता आहिस्ता पैनिक अटैक्स एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ट्रीट करना मुश्किल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारे पास, थैंक यू, 03059795 से आया। उन्होंने कहा जी जनाब, बच्चों की वो बच्चे कब बोलना और सुनना शुरू करते हैं, किस एज में? अच्छा, ये वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। बाज़ जो उनसे बच्चे जो उनसे बहुत अर्ली कर लेते हैं, 3 इयर्स में या 3 इयर्स के बच्चा बोलना शुरू कर देता है, 3 to 4 इयर्स। लेकिन बाज़ बच्चे, जैसे ही कुछ बच्चे जैसे चलना लेट स्टार्ट करते हैं, इसमें बोलने में भी इशू आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा 4 साल तक या 3 और 4 इयर्स के दरमियान में नहीं करता, उसको हमें रूल आउट करना चाहिए। ऑटिज़म एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा जो उनसे सुन रहा होता है लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं दे रहा होता, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है लेकिन वो कंसनट्रेट नहीं कर रहा होता। तो इस चीज़ को फोकस करना, और ये बेहतर है कि एक दफ़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी किया, क्योंकि 3 इयर्स तक बच्चे मतलब कॉमनली बोलते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को सुनते हैं और उसको ओबे करते हैं, कमांड्स को। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है फिक्स नहीं हम कुछ कह सकते, वेरिएशन है। कुछ लोगों के जैसे बच्चे जो उनसे जल्दी चलना शुरू कर देते, बाज़ बच्चे जो उनसे 1.5 इयर्स में भी चलना शुरू कर देते, बाज़ 2 इयर्स तक जो उनसे वो चलते हैं, लेकिन थोड़ी सी, लेकिन 3 to 4 इयर्स में सब कर लेते हैं, रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। और परफेक्टली करते हैं, क्योंकि 3 इयर्स में बच्चा स्कूल गोइंग होना शुरू। अब तो छोटे बच्चे प्ले ग्रुप में जो उनसे 3 इयर्स में लेते हैं, वो स्कूल गोइंग हो रहे थे। लेकिन अगर 3 to 4 इयर्स के दरमियान में वो सही तरीके से नहीं करा, तो उसको फिर ज़रूर है डिस्कस किया जाए डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि कुछ कंडीशन ऑटिज़म होता है, बच्चा जो उनसे आपको सुन रहा है बट आपको फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा। तो उसको हम देख रहे होते हैं क्या रीज़न, मतलब एक्टिविटीज़ उसकी डिफरेंट होती है, कंसंट्रेशन उसकी पुअर होती है, तो वो एक डिजीज़ होती है, तो उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 साल तक आप 3 to 4 इयर्स में परफेक्टली बच्चा हो जाता है, उससे फॉलो लेट करता है, तो फिर मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन्होंने अभी 03455400 से सवाल आया है, इन्होंने कुछ डिटेल सवाल है, कुछ थोड़ा सा अगर इस पर कमेंट करना चाहें। वो जी डाइट प्लान शुगर टाइप 2। अच्छा, डायबिटीज़ टाइप जो 2 होती हैं जी, वो उसके लिए आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद ये होता है कि आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है, डेली की रूटीन कैसी है। ठीक है। मतलब आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं है, आप सारा दिन बैठे रहते तो नहीं है। अब जो लोग बैठे रहते हैं या ओबीस हैं या मोटे हैं, तो उन लोगों में शुगर के लेवल्स कंट्रोल नहीं होते। सही। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेली बेसिस पर 20 मिनट्स की वॉक स्टार्ट की जाए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही 20 मिनट की वॉक की जाए, पहले स्टेमिना डेवलप करना ज़रूरी होता है। पहले दिन 5 डेज 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट, 15-20 मिनट्स तक लेके जाएँ। ठीक है। ऑन टाइम ऑफ 1 मंथ में। ठीक है। तो सेकंड थिंग ये है कि अगर ओबीज हैं, हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है, तो उस वेट गेन को कम करने के लिए ऐसी डाइट्स लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स ना हो, या स्पाइसी फूड ना हो, या फिर जो उनसे मीठी चीज़ें ना हो, क्योंकि ये जो उनसे चीज़ें वेट को बढ़ाती हैं। इस पे रिस्ट्रिक्शन करना है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा रूल है कि जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपनी खुराक में से चिकनाहट को कम करें, अपनी खुराक में से मीठी चीज़ों को कम करें, और तीसरी चीज़ अपनी खुराक में साल्ट वाली चीज़ें कम करें। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर एक को फिक्स हो सकती हैं। मिसाल के आप एक एक करके चीज़ें देखेंगे तो हज़ार चीज़ें बन जाती हैं। आप देखें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मीठी चीज़ें से बंद कर दें। स्वीट्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, केक्स आते हैं, जितनी भी आपकी ये मतलब बेकरी की सामान है, उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। ठीक है। इसी तरह स्पाइसी फूड्स हैं जिसमें मुर्गन ग़िज़ाएँ आ जाती हैं, चिकन और डिफरेंट टाइप्स की जो सी हैं जो कि फ़ैट कंटेनिंग है, उनसे अवॉइड, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सी हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं। मतलब शुगर के लोगों में शुगर की एक रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। अच्छा। जब फैट बढ़ता है बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, शुगर के लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे होते। तो इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। थर्ड नंबर पे फिर स्ट्रेस से बचना चाहिए। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से बचने का तरीका फिर वही आ जाता है कि अपने आप को जो उनसे ना कहीं बिजी रखा जाए, किसी एक्टिविटी में बिजी रहे। और लाइफ की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्टिविटी
को बिजी रखने का ये है कि कोई ना कोई गेम आप अपने साथ रखें, एक्टिविटी कोई हो करें, क्योंकि जब तक आप ऐसी गेम नहीं करते जो कि आपको पसंद है, वरना आप 2 दिन वॉक करेंगे, 3 दिन वॉक करेंगे, आप थक जाएंगे, आपका मूड, कुछ ना कुछ करें। अगर आपकी एज 50 प्लस नहीं है तो 50 प्लस में तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि मतलब उनसे ना आप टेनिस ना खेलें या बहुत ज़्यादा जॉगिंग ना करें, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मतलब नॉर्मल जो उनसे ब्रिस्क वॉक तक उनके महदूद करते हैं। बट लेस देन 50 ईयर्स हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी, बट वो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले स्टेमिना मेंटेन करें, पहले उसकी रूटीन डेवलप करें ताकि बॉडी एडजस्ट हो, तो फिर उसको लेके चले। डॉक्टर साहब, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इन्होंने कहा है कि जी जनाब मैं पहले एक मेरे ख्याल से लेबर क्लास से इनका ताल्लुक है, इन्होंने कहा पहले मैं 3 फैक्ट्रियों में काम करता था, अब काम मैंने बढ़ाया है और 4 फैक्ट्रियों में काम कर रहा हूँ। कहते हैं पहले मैं इस प्रॉब्लम मसलन मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था इन 3 काम, लेकिन अब जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, स्ट्रेस होती है। अब डिपेंड करे 4 फैक्ट्रीज़ में एक दिन में काम करना तो बड़ा मुश्किल काम है, किस तरह ये करते हैं, या फिर जो उनसे ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जी, वो लेबर मेरे ख्याल से ये कि 2 घंटा इधर किया, शायद इस तरह करके कुछ है। जी अब देखें उसमें यही है कि वही जब टाइम एडजस्ट नहीं होगा तो स्ट्रेस फैक्टर तो बढ़ेगा। अगर सपोज एक जगह का टाइम है उनका 9 बजे पहुंचना है, तो वो दूसरी जगह पे अगर जॉब कर रहे हैं, वहीं से 9 बजे फारग होती हैं, तो वहाँ तक पहुँचे, वो एक नेचुरल है, एक स्ट्रेस वाली चीज़ बढ़ेगी। तो अब ये है कि उन चीज़ों को जब तक ये खुद एडजस्ट नहीं करते, स्ट्रेस वाला फैक्टर तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता। वैसे खुद रूटीन 3-3 4-4 फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, ये वैसी ऑल द होल भारत सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, लेकिन आपके ख्याल में ये वैसी नॉर्मल जनरली हम इसको कहेंगे या नहीं? देखिए डिपेंड करता है कि उसका टाइमिंग्स कितना है ना। एक जगह अगर सपोज वो 12 घंटे तो एक हेल्दी बंदा काम कर सकता है, ठीक है, सुबह अगर 8 से 8 तक नॉर्मली एक है, यानी काम में हर्ज नहीं है, आप काम में हर्ज नहीं है, लेकिन स्लीप आप प्रॉपर दें, बॉडी को स्लीप भी चाहिए क्योंकि रेस्ट भी चाहिए ना। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो एक नेचुरली 1 महीना 2 महीना तो आप काम करेंगे, उसके बाद एग्जॉस्ट होना शुरू होगा। जब बॉडी एग्जॉस्ट होगी तो किसी न किसी डिजीज़ का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे ही फीचर्स आना शुरू होंगे। तो बेहतर है कि एक ही जगह पर अगर वो काम उस रूटीन को कंटिन्यूटी में रखें, 8 to 8 वाली जॉब एक ले लें, ताकि इतनी मूवमेंट्स ना उन्हें करनी, क्योंकि ट्रैवलिंग और मूवमेंट जो उनसी है वो एक बहुत बड़ा एग्जर्शन वाला फैक्टर जो उनसे है ना, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है। बात है, बिल्कुल। अगला सवाल डॉक्टर साहब, एक सिंगल फादर हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं अपनी बेटी में, उनकी एक बेटी है, सिंगल फादर हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं उसके साथ जो है कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो है मेरे साथ उसका रिलेशन अच्छा बन सके, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई डिवोर्स हुई है इनकी और उसके बाद से वो जो है उनका रिलेशन ठीक नहीं चल सक रहा। तो इसमें एक जनरल सारी बात है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन कोई अगर जनरल कमेंट करना चाहें आप इस पर। अब डिपेंड करता है कि अगर बेटी साथ रहती है या मदर के साथ रहती है तो वो बैकग्राउंड तो बहुत मैटर करता है, वो किस तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल, तो वो किस तरह लेके। अब वही है कि उसके साथ काउंसलिंग की जाए, उसको एतमाद में कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बेटी को उसकी सारी जो उनसे ये फुलफ़िल की जाए, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो फिर बच्चा जो उनसे पेरेंट्स के उसमें आता है, प्यार में आता है कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे और जस्ट वैसे रिलेशन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो वो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों को रूल आउट किया जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, स्ट्रीम लाइन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगे, अदरवाइज तो रिलेशन बड़ा मुश्किल काम है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे पास आए हुए थे तो हमने कहा आपसे पूछ लें। डॉक्टर साहब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आप जो पाकिस्तान में जो कंडीशन ऑन ग्राउंड्स है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ये बताइए कि डॉक्टर साहब जो सरकारी हॉस्पिटल्स आप कैपिटल हॉस्पिटल में होते हैं, कोई तैयारी आप लोगों ने की हुई है? एक्चुअली तैयारी तो ऐसा है ही है, क्योंकि बेसिकली ऐसे मरीज़ों को हम आइसोलेशन में ही हमने शिफ्ट करना होता है, ठीक है, आइसोलेट करना होता है, ठीक है। और क्योंकि जैसे पहले भी बात की गई कि हर मरीज़ जो उनसे है वो आखिरी स्टेज पे या सिवियरिटी में नहीं जाता, ठीक है, कुछ उसमें से केसेस होते हैं जो उसकी मिनिमम मतलब क्वांटिटी या परसेंटेज है जो कन्वर्ट होता है कि लास्ट स्टेज में वो ARDS में चला जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, या फिर सेप्सिस में जाता है जिसके बाद वो
एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और डेथ हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक जिस तरह एक सिचुएशन हुई है कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा भी इतनी बीमारियां हैं जिनसे डेली बेसिस पे डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, जो कि ऐसी मतलब ख़तरनाक बीमारियां चल रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर हॉस्पिटल्स का वो इश्यूज़ है तो वहाँ पे एक आइसोलेशन के वार्ड्स बनाए हैं हर हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो मरीज़ इस तरह का सस्पेक्टेड होता है, जिसमें सस्पेक्ट किया जाता है कि इसमें हो सकता है, या इसकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, या कोरोना वायरस के पेशेंट की फैमिली है जिसका एक्सपोजर हुआ है, तो उन लोगों को बिल्कुल आइसोलेट किया जा रहा है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनमें सिम्टम्स हैं कि नहीं है, जैसे हम क्वारंटाइन में कर देते हैं, आइसोलेट करके उनको मॉनिटर किया जाता है, सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और मोस्टली उसमें से लोग ठीक भी होते जा रहे हैं। तो बात वही है कि एक्सपोजर किस तरह का है, आपका एक्सपोजर क्या है। अगर सपोज एक मार्केट में कोई काम कर रहा है, उसका एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ लोकल कम्युनिटी के साथ है, या एक महल्ले में महल्ले का दुकानदार है या उसके इर्द गिर्द जोन से, तो उनको इतना खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं है। ये जो ज़्यादा एक्सपोजर की इश्यूज़ होती हैं वो ऐसे एरियाज़ में जो हेल्थ केयर लोग हैं, जैसे हम लोगों का एक्सपोजर है, मे बी पेशेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं और हमें नहीं आइडिया होता कि किस किस्म का। या ऐसे ही है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जहाँ पे मूवमेंट्स है, तो वहाँ पर है, वहाँ पे पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका एक्सपोजर क्या है, तो वो एरियाज थोड़े से अफेक्टेड है, थोड़ी सी वो मॉनिटरिंग। लेकिन आई थिंक कि गवर्नमेंट इस लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है हर लेवल पर, और हॉस्पिटल्स में ये इमरजेंसीज डिक्लेयर हुई है कि जितने भी इस किस्म के सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जाए और उसके अच्छी तरीके से मैनेज किया। दूसरा मसला ये है कि जितनी भी ये वायरल इन्फेक्शन होती है इनकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है सच नहीं है, ठीक है, सारी सपोर्टिव केयर ही है कि पेशेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वाइटल्स कैसे हैं, इनका ब्लड प्रेशर, पल्स, सांस की रफ्तार कैसी चल रही है, या ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है वो कैसी चल रही है, और चेस्ट में ज़्यादा कोई मसला तो नहीं हो रहा, लंग्स सूज तो नहीं गए, इन्फ्लेमेशन तो नहीं ज़्यादा हो गई, तो उनको बेसिकली देखा जाता है। तो वो हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ तो हैं कि इनको बेसिकली मैनेज किया जाए। सही। और अभी केसेस भी वैसे भी बहुत कम है, और होपफुली जैसे ये टेम्परेचर चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, तो चीज़ों का वैसे ही ट्रांसमिशन जो है वो एक से दूसरे को वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा गाइडेंस के लिए लोगों के लिए बताइएगा कि हम क्या करें अभी इस टाइम पे, जो पेशेंट अभी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी जो हेल्दी पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन के लिए वैसे ही है कि हाइजेनिक कंडीशन को अपने को बेहतर रखें, क्योंकि वैसे भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं या जो उनसे इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर होता है कि हाथ धोकर इस्तेमाल की जाए। असल में हमारे थोड़े से इश्यूज़ यहाँ पर ये हैं कि लोग इस चीज़ की केयर नहीं करते, बस वो हाथ से खाते हैं, मतलब जब बाहर से आए हैं उसी हाथों से खा रहे हैं, काम किया उन्हीं हाथों से खा रहे हैं। तो आपने देखा होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू शुरू हो जाते हैं, जैसे गर्मी शुरू होती है कोई ना कोई एंटेरिक फीवर के इशू शुरू हो गए हैं, पेट के लूज मोशन के मसले स्टार्ट हो गए हैं, इसी तरह कोई ना कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस चल रहा होता है, हॉस्पिटल्स भरे होते हैं बिल्कुल, और स्पेशली जो कि थोड़ी सी पेरिफेरी एरियाज़ हैं, तो बेसिकली हाइजेनिक कंडीशन, ये जितनी भी बीमारियां हैं वो हाइजेनिक कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से ट्रांसफ़र होती है, वैसे नहीं ट्रांसफ़र होती। अब एक घर में जैसे किसी को इन्फेक्शन है, फ्लू है, तो एक ही घर में वो सारे कमरे में बैठ के मतलब करीब एक दूसरे कुछ नहीं होता। अब जैसे टीबी देख लें, टीबी भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं होती। उसका रीज़न यही है कि एक ही कमरे में 4 या 5 लोग बैठे हैं, उस चीज़ का केयर नहीं करते, वेंटिलेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ होती है। तो ये बेसिकली सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं इनकी एसोसिएशन है आपकी हाइजेनिक की कंडीशन के साथ। अगर हाइजेनिक कंडीशन हम इम्प्रूव करते हैं तो चीज़, अब कहीं से भी बाहर से आते हैं बच्चों को, मतलब उनको जिनसे गाइडलाइन दी जाए, छोटे बच्चों से स्कूल से आ रहे हैं या बाहर से कोई भी आता है, इमीडिएटली हैंड को वॉश किया जाए। हैंड वॉश करें 20 सेकंड के लिए, कोई भी सोप इस्तेमाल करें, ठीक है, या दूसरे हैंड सैनिटाइज़र होते हैं मिलते हैं जो जेब में रखे, पॉकेट में रखे जा सकते हैं। कहीं भी कुछ खाना है तो उसको अच्छी तरीके से हैंड वॉश करके यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, बेसिकली आपने बता दिया कि हाइजीन का ख्याल रखें, जैसे आप दूसरी बीमारियों में ख्याल रखते हैं, तो इंशाल्लाह ये नहीं फैलेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू। जी नाज़रीन, हम लोग गुफ्तगू से डॉक्टर फरहान अली की मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने कोरोना वायरस को डिस्कस किया और आप लोगों ने सुना। आई होप कि आप लोग के लिए आज का
प्रोग्राम मुफीद साबित हुआ होगा। जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने कहीं उस पर अमल करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए। डॉक्टर फरहान अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।